हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं आप डालूं तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग पहले उसकी डायरेक्शन से जान लेते हैं कि डायरेक्शन उसमें क्या क्या होगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन ऐसे होगा कि आपको उसके सामने असर्शन और रीज़न दिया रहेगा, ठीक। उसमें से आपको ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसमें चुनना होगा। जैसे पहले ऑप्शन के लिए क्या है, इफ़ बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन जो होगा उसमें ये कह रहा है कि assertion और reason आपके दोनों सही होने चाहिए, ठीक ना। और जो reason दिया हुआ है वो assertion का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तभी जाके ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। फिर अगर आप ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि बोथ assertion and reason are true बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इसमें आपका असर्शन और रीज़न सेपरेटली ट्रू हैं, पर दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हैं, ठीक ना। तो जब कभी भी ऐसा होगा तो आप इसमें ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी जो है, इफ़ असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि अगर असर्शन सही है पर रीज़न फॉल्स है तो उसके लिए आप ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कीजिएगा। एंड ऑप्शन नंबर डी जो है, इसमें ये कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। इसमें ये होगा कि आपका रीज़न भी और असर्शन भी दोनों फॉल्स होगा, तो आप ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें असर्शन दिया हुआ है, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स ऑफ विच ओनली 1 वॉज रूल्ड बाई एन इटालियन प्रिंसली हाउसेज। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो असर्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये कह रहा है कि इटली जो है वो 7 स्टेट्स में डिवाइड था, लेकिन उसमें से सिर्फ एक स्टेट जो है वो इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया जाता था। तो आपका इसका रीजन है, द नॉर्थ वाज अंडर द डोमिनेंस ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो नॉर्थ पार्ट था, यानी जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे, वो स्पेन के बर्बन किंग्स के अंडर में था। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शंस पहले मैं बता चुका हूँ, उसी में से कोई आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं। स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका असर्शन दिया हुआ था वो आपका सही था, बट जो रीज़न है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, चलिए इसको हम लोग पूरी डिटेल में जानते हैं। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स ऑफ विच ओनली 1 सरदानिया पिडमेंट वॉज रूल्ड बाई एन इटालियन प्रिंसली हाउसेज। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि इटली तो सही बात है, वो 7 स्टेट्स में डिवाइड था, जिसमें से जो सरदानिया पिडमेंट का रीजन है वो इटालियन प्रिंस के द्वारा रूल किया जाता था। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एंड द साउदर्न रीजन्स वेयर अंडर द डोमिनेंस ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नॉर्थ रीजन था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर था, इसीलिए जो रीजन में दिया हुआ था कि उसमें बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन जो नॉर्दर्न पार्ट पे रूल करता था। तो इससे क्या हो गया, आपका आंसर वहाँ पे जो रीज़न है वो फॉल्स हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ आपका इसमें असर्शन ट्रू होगा और रीज़न क्या हो जाएगा इसका, फॉल्स। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इस आंसर का, इस क्वेश्चन का सही होगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, असर्शन में दिया हुआ है आपका, जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वेर डिवाइडेड इंटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटोन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोमन टेरिटरीज। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे असर्शन आपका ये कह रहा है कि जो जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, ये अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड थे, ठीक ना। और उनके जो रूलर्स थे वो डचीज और कैंटोन्स लोग थे, जो उनका खुद का अपना टेरिटरी था। देखिए, इसके रीजन में दिया हुआ है, दे वर क्लोजली बाउंड टू ईच अदर इन स्पाइट ऑफ देयर ऑटोनोमस रूल। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रीज़न दिया हुआ है ये कह रहा है कि वो इतना सारा अलग अलग रूल करने के बावजूद जो है वो एक दूसरे से बहुत ही टच में थे, ठीक। तो इसका आपका आंसर देना है, तो जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस
क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। रीजन क्या है तो चलिए हम लोग जानते हैं। जर्मनी, इटली and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose ruler had their autonomous territories. Diverse people lived within the territories. They did not share a collective identity or a common culture. They spoke different languages, belonged to different ethnic groups, were no close tie binding them. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी ये कंट्री हैं वो अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड तो थे। इसका मतलब असर्शन आपका सही है, पर उनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं थी। बॉन्डिंग का मीन्स यहाँ पे ये हुआ कि कोई उनकी अपनी कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी या फिर कोई उनका कॉमन कल्चर नहीं था। वो लोग हमेशा अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे और वो अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उनके बीच में कोई बॉन्डिंग या फिर कोई टच नहीं था। तो इसलिए जो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका असर्शन सही है पर आपका रीजन फॉल्स होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, असर्शन आपको दिया हुआ है, गिसिप मजानी वर्कड विद द कंजर्वेटिव्स फॉर द मोनार्की। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो असर्शन दिया हुआ है ये कह रहा है कि जो गिसिप मजानी थे वो कंजर्वेटिव लोगों के साथ काम करते थे राजशाही के लिए। तो इसका रीज़न जो दिया हुआ है, इटली हैड टू कंटिन्यू टू बी ए पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कह रहा है रीज़न में कि इटली जो है वो छोटे छोटे स्टेट्स और किंगडम का पैच वर्क है। तो आपको इसका आंसर देना है। तो चलिए हम लोग इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इसका आंसर है इसमें असर्शन भी गलत है और आपका रीज़न भी गलत है। क्यों गलत है चलिए हम लोग इसको सही तरीके से जानते हैं। Majani's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservatives। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो गिसिप मजानी थे वो हमेशा राजशाही के विपक्ष में थे और वो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम उनके यहाँ भी हो। आगे है, इटली हैड टू बी फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन ए वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। इट कुड नॉट बी ए पैच वर्क ऑफ ए स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि इटली जो है वो एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक कंट्री होना चाहिए, ठीक ना, और वो छोटे छोटे स्टेट्स या किंगडम में नहीं बटा होना चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका जो असर्शन है और रीज़न इसमें दोनों गलत था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें जो असर्शन दिया हुआ है, कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जो असर्शन ये कह रहा है कि जो कल्चर है वो किसी भी देश को बनाने में बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो ये आपका असर्शन हो गया। देखिए इसके रीजन में क्या लिखा हुआ है, वीवर्स इन सिलेशिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स हु सप्लाइड रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिक्स टेक्सटाइल बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका रीज़न दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि जो वीवर्स लोग, जो बुनकर लोग थे सिलेशिया में, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ आंदोलन किया था, विद्रोह किया था। क्यों विद्रोह किया था? क्योंकि उन्होंने जो रॉ मटेरियल्स और जो उनको सप्लाई किया था तो उनको जो है ना, उन्होंने सप्लाई करने के बावजूद जो है उनके पेमेंट्स को कम कर दिया था कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों ने। तो इसीलिए जो है वीवर्स लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ विद्रोह किया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दो असर्शन है और एक रीज़न, असर्शन और रीज़न दिया हुआ है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि एक अलग है सेंटेंस और एक पूरा दूसरा अलग टॉपिक से है। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इट मीन्स स्टूडेंट्स कि देखिए आपका इसमें असर्शन और रीज़न दोनों अलग अलग सेंटेंस अपने मायने में सही हैं, पर वो रीज़न जो दिया हुआ है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी होगा। तो चलिए क्यों ऑप्शन बी होगा इसका पूरा डिटेल हम लोग भी जान लेते हैं। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि कल्चर जो है शुरू से ही जो है ना, हमेशा से बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश को बनाने में। वहाँ की आर्ट, पोएट्री, फिर स्टोरी या फिर जो म्यूज़िक होती है, किसी भी नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाने के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
The year 1848 was a year when a rise in food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. Earlier in 1845, a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pair of the mansion of their contractor, demanding higher wages and led a revolt. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि 1848 में भी जो है लोगों ने विद्रोह किया था, क्योंकि उस वक्त जो है बैड हार्वेस्ट की वजह से फूड प्राइसेस बहुत अचानक से बढ़ गए थे। और 1845 में जो है बुनकर लोगों ने, जो कॉन्ट्रैक्टर्स लोग थे, जब उनका पेमेंट उन्होंने कम कर दिया था, तो उसके लिए जो है उनके घरों के सामने जाकर बुनकर लोगों ने यानी वीवर लोगों ने विद्रोह किया था। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। असर्शन और रीज़न दोनों सेंटेंस सही है, पर रीज़न जो दिया हुआ है वो आपका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टूडेंट्स, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका असर्शन दिया हुआ है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस लाइक द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटियोन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि शुरुआती दौरों से, ठीक ना, फ्रेंच के जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने ढेर सारे मेजर्स या जो तौर तरीके होते हैं किसी भी देश को बनाने के लिए, तो उन्होंने अपनाया, जैसे कि ला पैट्री और ला सिटियोन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ला पैट्री का मीन्स है फादरलैंड एंड ले सिटियोन का मीन्स है सिटीजन। तो इसके लिए जो आपका रीज़न दिया हुआ है, दिस वॉज डन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल। रीज़न में ये कह रहा है कि ये इसलिए ऐसा किया गया था ताकि लोगों को ये लगे कि हम लोग एक देश से बिलोंग करते हैं और हमारे बीच में जो है एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के रूप में ला पैट्री या फिर ले सिटियोन के जो आइडिया है वो हम लोग को एक बनाते हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दोनों सेंटेंस दिए हुए हैं असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और जो रीजन दिया हुआ है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन ए इसमें सही होगा। तो चलिए इसको जान भी लेते हैं कि क्यों सही है, सारा डिटेल में जानते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उसमें ये देखा गया कि वहाँ के जो नागरिक लोग हैं वही देश के संविधान को बनाएंगे और वही लोग देश को चलाएंगे। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट वुड क्रिएट a sense of collective identity amongst the French people। तो ये आइडिया जो था नेशन बनाने का, तो उसको लोगों के बीच में ये लगे कि हम लोग एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हमारी होनी चाहिए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी जो जितने भी थे वो अलग अलग तरीके के आइडिया अपनाते थे ताकि लोग जो है इकट्ठा या फिर एकजुट हो सकें। द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज वन ऑफ द मेजर टेकन फॉर मेकिंग यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ने ये भी निर्णय लिया था कि पूरे फ्रांस के लिए वो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा और सभी के लिए एक कानून होगा और सभी लोग जो है एक कानून के तहत ही काम करेंगे और सबके लिए कानून बराबर होगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए सही होगा, यानी आपका असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। और जो असर्शन दिया हुआ है और जो रीज़न दिया हुआ है, तो रीज़न जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। स्टूडेंट्स, 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन में जो आपका असर्शन दिया हुआ है ये कह रहा है कि द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेयर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वियर देयर नेशनल ड्रेस एंड लार्ज नंबर्स वेयर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे, ठीक ना, उनको जो है अपना लैंग्वेज बोलने से मना कर दिया गया और उनको जो है अपना नेशनल ड्रेस पहनने से मना कर दिया गया। और उसमें से बहुत सारे लोगों को जो है उनको घर से या फिर उनकी ज़मीन को जो है छीन लिया गया। तो स्टूडेंट्स, जो इसका रीज़न दिया हुआ है, इसमें रीज़न ये कह रहा है कि द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रीज़न दिया हुआ है ये कह रहा है कि इंग्लिश लोग यानी जो इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड के जितने भी लोग थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किया। जो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट थे उनका डोमिनेंस स्थापित करने के लिए किसके ऊपर? एक कैथोलिक कंट्री, जो आयरलैंड कैथोलिक कंट्री था उसके ऊपर किसने मदद किया? तो इंग्लिश लोगों ने। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा।
स्टूडेंट्स, इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे असर्शन और रीजन जो है दोनों सेंटेंस सही हैं, पर जो रीजन जो है ना वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है, तो चलिए इसको हम लोग फुल डिटेल में जानते हैं। दिस सिचुएशन रेफर्स टू द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, assertion refers to the Scotland and how they suffered because of the long drawn out process। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो assertion दिया हुआ है मेनली ये यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन से रिलेटेड है। इसमें ये कहा गया है कि स्कॉटलैंड को ये दिखाया गया कि जब यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हो रहा था तो वहाँ के लोगों को कितना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा था। देयर कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वेयर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। जो स्कॉटलैंड के लोग थे उनके कल्चर को और उसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को दबा दिया गया। हाउएवर द रीजन रेफर्स टू हाउ द आयरिश मैन सफर्ड इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिश मैन एज इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन द कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। It was largely a Catholic country, but the Protestants got support from the English to suppress the Catholic revolts. It does not explain the assertion। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आयरलैंड के लोग थे, मेनली ये कंट्री दो पार्ट में डिवाइड था, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स लोगों के बीच में। और कैथोलिक कंट्री होने के बावजूद जो है, जो वहाँ के प्रोटेस्टेंट्स थे उनको इंग्लिश का सपोर्ट मिला और उन्होंने कैथोलिक रिवोल्ट्स को दबा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कॉटलैंड अलग हो गया, आयरलैंड अलग हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि असर्शन सही है, रीज़न भी सही है, पर जो रीज़न दिया हुआ है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। स्टूडेंट्स, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो आपका असर्शन दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिवॉल्टेड इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। देखिए स्टूडेंट्स, जो असर्शन में दिया हुआ सेंटेंस वो ये कह रहा है कि 18 मई 1848 की बात है। 1831 चुने गए लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में विद्रोह किया। तो देखिए इसके लिए जो रीज़न दिया हुआ है, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग द पॉलिटिकल राइट्स टू वीमेन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो चुने गए लोग थे उन्होंने विद्रोह इसलिए किया क्योंकि पॉलिटिकल राइट्स जो है वो वीमेंस लोगों को भी दिया गया था। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका असर्शन और रीजन दोनों एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसीलिए इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्यों गलत हैं, तो चलिए हम लोग जानते हैं। ऑन 18 मई 1848 831 elected representative marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convent in the Church of St. Paul। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि 18 मई 1848 की बात है जब 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक ना, उन्होंने शपथ लेने के लिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए थे लोग। और वहाँ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जहाँ ये लोग पहुँचे थे वो चर्च था संत पॉल का, ठीक ना। The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement in which the large numbers of women had participated actively over the years। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पॉलिटिकल राइट्स जो महिलाओं को दिए जाने थे वो हमेशा से ही लिबरल मूवमेंट के टाइम से ही बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा था और इसमें जो है बहुत सारी महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें आपका असर्शन और रीज़न दोनों फॉल्स है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ये बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।